हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ट्राई करेंगे समझने का कि पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन प्रैक्टिकली क्या है। देखिए, बहुत सारे डिसिप्लिन्स होते हैं समाज को, दुनिया को, नॉलेज को समझने के लिए। वैसे ही एक पॉलिटिकल साइंस भी है। तो हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग जो है एज अ होल ग्रुप सोसाइटी में रहता है। हमारा जो पूरा समाज है, पूरे विश्व में जो ह्यूमंस का समाज है, उसे एक होल सोसाइटी कह सकते हैं, उसे वर्ल्ड कहते हैं हम। ह्यूमन बीइंग्स का एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप। सो ये डिसिप्लिन उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। हम अगर शुरू से शुरू करना चाहे कि सारी चीज़ें स्टार्ट कैसे हुई, तो साइंस इसका एक्सप्लेनेशन बिग बैंग थ्योरी के रूप में देता है कि 14 बिलियन ईयर्स अगो एक एक्सप्लोजन हुआ। एक सिंगुलर एटम था, उसमें एक्सप्लोजन हुआ और उसमें एक्सपेंशन होता रहा और वो अभी भी हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। जो मास है, जो सिंगुलर एटम में लॉग था, वो स्पेस में फैलता चला जा रहा है और इसी तरीके से एक्सपेंड होता रहेगा। तो साइंस ये बात कहता है कि एवरीथिंग इज़ मूविंग और इसका जो फंडामेंटल है वो एटम है। सो ये सब फिज़िक्स, केमिस्ट्री और साइंस की बातें हो गई। हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। जो वर्ल्ड है, वो वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम लिविंग बींग्स, हमारे अलावा जो दुनिया गतिशील है, वो किस तरीके से वर्क कर रही है, ये सब साइंस में समझने की कोशिश करते हैं। उसमें फिर अगर हम बाद में देखें तो एवोल्यूशन होता है, डार्विन ने जो बताया था। उसके बाद लाइफ फॉर्म, वही सब। तो ये लाइफ साइंसेस में आ जाता है। अभी भी ह्यूमन बींग्स नहीं आए हैं। अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग बात करें तो ह्यूमन बींग्स आते हैं, उसकी भी बहुत सारी स्टेजेस है, निएंडरथल्स एंड ऑल, वो सब एक ही पता है मुझे, एक ही का नाम याद है मुझे। सो ह्यूमन बींग्स आते हैं, प्रॉपर उनमें दिमाग विकसित होता है। और आज जो हम हैं, होमो सेपियंस सेपियंस, जब वो रहना शुरू करते हैं कई, शायद सैकड़ों सालों या हज़ारों सालों पहले, वहाँ से हिस्ट्री की शुरुआत होती है। जो हमें भीम बेटिका में या बहुत सारी जगहों पर केव पेंटिंग्स मिलती है, जिससे हमें बहुत कुछ समझ में आता है उनकी सोसाइटी के बारे में। तब से हम मान सकते हैं कि हिस्ट्री की प्रॉपर शुरुआत हुई। हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन ये है कि आप इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली जमाने की कोशिश करते हो और ये समझने की कोशिश करते हो कि इवेंट्स कैसे हुए होंगे, उनका कारण क्या रहा होगा, वो कहाँ हुए होंगे। ये सारी चीज़ें, ये सब हिस्ट्री के अंदर आता है। तो हम जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो हम हिस्ट्री से इवेंट उठाकर उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन बींग्स जो ग्रुप में रहता है, एक सोसाइटी फॉर्म करता है। तो सबसे पहले, जब मान लीजिए कि सबसे पहले अगर कोई ग्रुप फॉर्म हुआ होगा, सोसाइटी फॉर्म हुई होंगी, तो सबसे पहले उनका कल्चर डेवलप होता है। जब दो लोग साथ में रहना शुरू करते हैं, इंटरेक्शन होता है, तो सबसे पहले एक कल्चर बनता है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनती है कि अच्छा ऐसा वैसा, ऐसा वैसा, कुछ रूल्स बना लिए जाते हैं। उसके बाद उनके बीच में इकॉनमी डेवलप होती है और मुझे लगता है कि उसके बाद पॉलिटी आती है, जब कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं एंड ऑल, उसके बाद पॉलिटी का जन्म होता है। तो पॉलिटी बेसिकली है क्या? कल्चर अलग चीज़ है, इकॉनमी अलग चीज़ है, पर पॉलिटी क्या है? तो वो जो ग्रुप में जो ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, जो पावर स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, उससे रिलेटेड है पॉलिटी। ह्यूमन बींग्स का जो एक ग्रुप बन रहा है, उनका जो पावर स्ट्रक्चर, उनकी मैनेजमेंट कैसी होगी, वो सारी चीज़ें पॉलिटी के अंदर शामिल होती है। अच्छा, ये कैसे हुआ होगा ऑर्गेनाइजेशन या पावर स्ट्रक्चर? मुझे ऐसा लगता है कि पहले साथ रहना शुरू किया गया, बहुत सालों तक साथ में रहे। जैसे हम जानते हैं कि कबीले हैं अभी भी जनजातियों में, तो कबीले वाला सिस्टम शुरू हुआ होगा, जिसका एक लीडर रहेगा जो सबसे फिट है फिज़िकली, मेंटली, जो उनकी रक्षा कर सकता है, सो कॉल्ड। और ये बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक तरीका था कि जो आपस में लड़ लो, जो सबसे ज़्यादा फिट है वो लीडर होगा और उसको थोड़े बहुत प्रिविलेजेस भी मिलेंगे। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरह मान सकते हैं हम, क्योंकि जब कम लोग रहेंगे तो ओपिनियंस आप अच्छे से रख सकते हो और उसका समाधान अच्छे से होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का तरीका रहा होगा। अभी भी हमें जो आदिवासी समाज दिखते हैं, जो लोग कबीलों में रहते हैं, तो उनके तरीके बहुत डेमोक्रेटिक है और बहुत ज़्यादा सोसाइटी उनकी ओपन है।
आज हम देखिए हमारा समाज थोड़ा रूढ़िवादी ज़्यादा हो गया है, चाहे वो समाज के किसी भी हिस्से का दुनिया के किसी भी हिस्से का समाज हो। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा ओपन, ज़्यादा डायरेक्ट डेमोक्रेसी कबीलों में आई। उसके बाद डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जन्म उसके बाद हुआ होगा, जब शासकों ने अपनी सत्ता को स्थापित रखना ही चाहा होगा कि मेरी सत्ता हमेशा बनी रहे। उन प्रयत्नों से ऑटोक्रेसी का जन्म हुआ होगा, और जो काफ़ी समय तक की चली। और अभी भी कई जगहों पर देखते हैं कि हम ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है, जहाँ मिडिल ईस्ट के कई देशों में हम देखो वहाँ के सुल्तान होते हैं। कई देशों में अभी भी नॉमिनल किंग्स का जो हमें देखने को मिलता है कंसेप्ट, तो वो अभी भी है कि हमारी डायनेस्टी चलती रहे, हमारा नाम चलता रहे। तो ये उस सत्ता को अपने पास सीमित रखने का जो कंसेप्ट था, वो ये ऑटोक्रेटिक तरीका, ये किंगशिप जिसको बोलते हैं या मोनार्की जिसको बोलते हैं, उसमें आया होगा। फिर इसके बाद अभी जो हम सबसे लेटेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखते हैं, वो है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि सब का एक साथ डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसा कंसेप्ट सक्सेसफुल करवा पाना वो बहुत मुश्किल है। तो सब जो वेरियस ग्रुप्स है अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स सिलेक्ट कर लो, और वो आपके बदले में जो भी है वो काम करेंगे। सो है क्या बेसिकली ये काम? ये मुझे लगा कि इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ होगा ऑर्गेनाइजेशंस का, उनके हेड जो रहे होंगे उनका। तो बेसिकली है क्या पॉलिटी में? तो जो ह्यूमन बींग्स है उनके जो ग्रुप बने हैं, जिसमें इंडिविजुअल्स यूनिट है, एक जो इंडिविजुअल है वो यूनिट है ग्रुप की, जैसे एटम यूनिट है मास की, वैसे कि एक हर इंडिविजुअल अपने आप में डिफरेंट होता है। तो उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, हमें कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही होंगे। दो देशों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच, दो ग्रुप्स के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसको रिजोल्यूशन कैसे किया जाए, क्या वही है पॉलिटिक्स? मुझे यही लगा था पहले, बट वो लॉ है। तो फिर पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी क्या है? तो एक्चुअली ये जो लॉ बन रहा है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए, इसको कौन बनाएगा? इसके लिए जो अथॉरिटी बनाई जा रही है वो आता है पॉलिटिकल साइंस के एम्बिट में। वो है पॉलिटी, कि एक जो अथॉरिटी बना रहे हैं विच डिसाइड्स व्हाट द लॉ विल बी, व्हाट द लॉज विल बी। वो है पॉलिटिकल साइंस का कोर ऑब्जेक्टिव, कि एक ऐसी अथॉरिटी के बारे में समझने का प्रयास करना, या ऐसी अथॉरिटी को विकसित करना जो जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जैसे कि उसमें उसके पास पावर हो। ऑब्वियसली बिना पावर के तो वो लॉ कैसे ही बना पाएगा ना। उसके पास मैंडेट हो पीपल का, कि लोग उसे पसंद करते हो, लोगों को लगता हो कि हाँ ये हमारे एक ग्रुप में जो लीडर सेलेक्ट किया गया है वो लोग उस ग्रुप के लोगों से रिलेट तो कर पाए, उस ग्रुप के लोग भी उससे रिलेट कर पाए, कि उनके इंटरेस्ट में काम करें, उनके इंटरेस्ट के अपोजिट काम ना करें, सेल्फिश ना हो, वो कैपेबल हो उस चीज़ का, वो न्यूट्रल हो। ग्रुप में भी वेरियस अगर सब ग्रुप्स है तो वो किसी एक पर्टिकुलर सब ग्रुप के साथ बहुत अच्छा और किसी एक सब ग्रुप के साथ बहुत बुरा ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लॉज बनाने के लिए जो अथॉरिटी होगी, जिसके पास सारी पावर है, जिसके पास मैंडेट है, ये सारा कार्यक्रम जहाँ हो रहा है ये आ रहा है पॉलिटिकल साइंस के एम्बिट में। बट ये सिंपल है, सिंपल लग रहा है हमें, ये इतना डिफ़िकल्ट क्यों है? एक्चुअली ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ह्यूमन बीइंग्स के इतने सारे इंटरेस्ट है, जिस कारण से शायद पॉलिटिकल साइंस भी बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। इसको कहते हैं मास्टर सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स को अपने अंदर समाहित कर लेता है, सारे मॉडर्न सब्जेक्ट्स को। और दूसरा, अगर आपको मास्टर बनना है तो आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हो। सो मेरे हिसाब से मुझे इतनी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग लगी। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो तो अच्छी बात है, और ना मिली हो तो सॉरी आपके 10 मिनट वेस्ट करने के लिए। और अगर आपकी कुछ ओपिनियंस हो तो कमेंट में बताएं। ओके, थैंक यू। अगर आप ऐसी वीडियोस और चाहते हैं, आई डोंट थिंक सो, बट अगर चाहते हैं तो लाइक करें और मुझे इसके बारे में बताएं। थैंक यू।